ऑलराइट। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में और अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। ये सब टॉपिक्स जो हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली पी रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके फ्लॉस क्या होते हैं, और फर्दर इस पर डिस्कशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं यार, पहले के जो वीडियो है उसका रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। तो यार पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि यार एक बंदा है, यश। वो 25 ईयर्स का है, उसने अभी अपना बीटेक ख़त्म किया है और एमबीए स्टार्ट कर रहा है। तो वो एमबीए कोर्स ज्वाइन किया है और उसके पास जो है 1 लाख रुपीज़ है। तो उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक बाइक लेने का, एक वेकेशन इन गोवा और तीसरा इन्वेस्टिंग। तो वो क्या करता है ना, मिस्टर राहुल के पास जाता है जो कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं इन्वेस्टिंग के फील्ड में। वो 45 ईयर्स के होते हैं और वो एक बहुत बड़े वॉरेन बफेट फॉलो रहते हैं। तो यश जाता है, पूछता है मिस्टर राहुल को। तो वो क्या करता है ना, वो मिस्टर राहुल जो है वो समझाते हैं उसे कि यार 25 साल की उम्र में अगर तू 1 लाख रुपीज़ को इन सभी एसेट्स में नहीं खर्च करके, जो कि बाइक हैं या फिर वेकेशन इन गोवा है, ये नहीं खर्च करके 10 साल रुकता है, तो ये मनी कंपाउंड होकर इन्वेस्टिंग के थ्रू वो 10 लाख रुपीज़ कमा सकता है। तो वो फैसिनेट होता है इस बात से। फिर वो नेक्स्ट समझाते हैं कि और 10 ईयर्स प्लस करते जाएगा तो कंसेक्यूटिवली तेरा मनी भी है वो कंपाउंड होते रहेगा। और वो जो 1 लाख रुपीज़ 25 ईयर्स की एज में था, वो 45 ईयर्स के एज में 1 करोड़ हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली वो बढ़ते बढ़ते 65 के एज में 100 शेयर हो जाएगा। ओके, तो यार ये काफ़ी फैसिनेट करता है उसे। तो यश जो है वो इन्वेस्टिंग को चूज़ करता है। ओके, उसके बाद फिर उसकी एमबीए क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो यार वो सोचता है कि यार 5 लाख रुपीज़ जो उसने इन्वेस्ट कर दिया तो ये वर्थ इट है कि नहीं। तो ये सोच में पड़ जाता है। फिर वो इनडायरेक्टली प्रॉफ वीरा जो है उसके प्रोफेसर उसे पूछता है कि सर हम ऐसा क्या सीखेंगे एमबीए के इस कोर्स में कि वो 5 लाख रुपीज़ जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ होता, और एट द एज ऑफ 65 या 55 वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड होकर हो जाता। पर ऐसा क्या हम लोग इस एमबीए के क्लास में सीखेंगे जो कि इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे, तो आरओआई जितना ज़्यादा हो। तो यार वो प्रॉफिट आप कहते हैं कि यार हम तुम्हें 3 चीज़ें सिखाएंगे, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। और ये 3 चीज़ें का जो थियोरी है वो कंबाइन करके तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे करना सीख जाएगा। ओके, तो यार यहाँ तक हुआ था। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, मिस्टर राहुल के पास जाता है शाम को, जब वो क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं इसके एमबीए के। तो फिर वो मिस्टर राहुल जो है वो उसे 2 कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोलते हैं, ये समझने के लिए बोलते हैं। वो है दैट इज़ अर्निंग और पी रेशो। ठीक है, तो यार अर्निंग प्रैक्टिकल वे में मिस्टर राहुल उसे समझाते हैं कि यार 2 साल पहले मिस्टर राहुल के घर में उनकी वाइफ जो है उन्हें एक प्रिंटर की ज़रूरत था। तो मिस्टर राहुल के पास वो जाती हैं उनके वाइफ की, यार मेरे को प्रिंटर खरीदना है। तो मिस्टर राहुल जो है वो मना कर देते हैं प्रिंटर लेने से। तो वो रीज़न ये बोलते हैं कि यार उसकी अर्निंग नहीं है। तो कुछ दिन बाद डॉक्टर शिकागो को सुनते हैं एक पार्टी में जो उनके घर में हो रही थी कि यार उन्हें 1200 रुपीज़ पर ईयर पेट्रोल का खर्चा हो जाता है जस्ट टू टेक आउट द प्रिंट आउट। तो वो ये सोच के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो जाते हैं डॉक्टर शिका के पास, वो जाके बोलते हैं कि यार तूने तो बोला था कि इसकी अर्निंग नहीं है, पर इसकी अर्निंग तो है। तो वो समझ नहीं पाते डॉक्टर शिका की इसकी अर्निंग कैसी हुई। तो वो समझाते हैं ना कि यार उसकी अर्निंग जो है वो 1200 रुपीज़ है। तो वो बोलते हैं कि यार अगर उस 5000 रुपीज़ को हम लोग ने बैंक में डाला रहता तो वो बैंक में 7% इंटरेस्ट के थ्रू 350 रुपीज़ मिलता। पर यार 1200 रुपीज़ तो अपने जा रहा है ना एनुअली पेट्रोल पे। तो व्हीकल यूज़ किया उसने, वो पेट्रोल का खर्चा हुआ, फिर वो जाके प्रिंट आउट लेके आई, तो एनुअली 1200 रुपीज़ का नुकसान हो गया। तो नेट जो है वो 850 रुपीज़ का लॉस हो गया। लेकिन यार वो अर्निंग जो है एक्चुअल में प्रिंटर का जो है वो 1200 रुपीज़ है। और अगर हम लोग प्रिंटर ले लेते हैं तो ये 1200 रुपीज़ तो अपने बैंक में रही, अपने पास रहेगा ही। और जो 350 रुपीज़ है वो नहीं मिलेगा यार, क्योंकि 5K हम लोग ने प्रिंटर लेने पे खर्च कर दिया। लेकिन यार नेट जो भी है हम लोग का 850 रुपीज़ का फ़ायदा ही है। तो उसी दिन वो जाके प्रिंटर ले आते हैं। ओके, तो यार इतना तक बात हुआ था। और फिर फर्दर मिस्टर राहुल ने बताया था कि यार हम लोग पी रेशियो को काफ़ी डीपली समझेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर फर्दर इन्वेस्टिंग के टॉपिक को और ब्रीफली समझेंगे और कैसे अपने इस गोल को अचीव करेंगे, कैसे एक्चुअली में 25 ईयर्स के एज से 65 ईयर्स के एज में मनी को कैसे कंपाउंड करवाएं इन्वेस्टिंग के थ्रू कि वो 1 लाख रुपीज़ से 100 CR हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यार पी रेशियो और अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी। तो यार हम लोग क्या करते हैं ना, ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यश जो है वो अगले दिन प्रॉफिरा के पास जाता है, ठीक है, अपने एमबीए क्लासेस के बाद। तो प्रॉफिरा को वो बोलता है कि सर आपने 3 चीज़ें बोला था समझाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, तो प्रॉफिरा बोलते हैं कि यार अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू एक कंपनी चूज़ कर
उसका मैं पी रेशियो निकालना तेरे को समझाता हूँ। पी ई रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ओके, सॉरी फ्रॉम हैंड राइटिंग। सो यार यश जो है वो चूज़ करता है रियलाइंस, बिग पेट्रोकेमिकल जायंट। तो यार वो आर आई एल चूज़ करता है, तो उसके बाद से प्रॉफिट बोलते हैं यार, इसकी कैलकुलेशंस करते हैं लोग, इसकी पी ई रेशियो निकालते हैं, पी ई रेशियो ऑफ रियलाइंस, आर आई एल। ओके ग्रेट। तो इसकी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, तो यार प्राइस तो यार पर शेयर जो है वो 800 रुपीज़ मान लेते हैं। लेट से कंपनी है, उसकी जो शेयर है उसका वैल्यू जो है वो 800 रुपीज़ चल रही है अभी, ठीक है। और अर्निंग, तो यार अर्निंग जो है ना वो हम लोग ने प्रैक्टिकली समझा था, पर फॉर अ कंपनी यार हम समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, दो चीज़ें समझना है अर्निंग्स में। पहला तो यार होता है डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग। डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग क्या होता है ना यार, वो एक्चुअल में डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड, इट्स अ न्यू टर्म। तो यार आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिसमें ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे कि डिविडेंड क्या होते हैं, स्टॉक स्प्रेड क्या होती है। फिर फर्दर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सीखेंगे, टेक्निकल सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। तो यार अभी के लिए बस ये समझ लेते हैं कि यार एक कोई भी कंपनी है, जैसे लेट से यार गूगल है, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो यार गूगल का क्या है ना, मान ली INR पे बात करें तो 100 करोड़ का उसका फ़ायदा हुआ। तो यार उसमें क्या हुआ ना, टोटल अर्निंग्स मान लेते हैं, ठीक है। उसने इतना कमाया, ठीक है, एक साल में, एक ईयर में उसने 100 CR कमाया, और अपने सारे प्रोडक्ट्स बेच के, अपने सारे सर्विसेज के थ्रू। तो यार उसमें क्या होता है ना कि कंपनी जो है वो अपने सारे शेयर होल्डर, जिसके पास ये शेयर है, जिसके पास ये शेयर है, वो क्या करेंगे ना, वो 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसके पास भी ये शेयर्स हैं। ओके, तो यार 10 करोड़ ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो ये जो हो गया ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग DE, ठीक है यार। पर बाकी के जो 90 CR हो गए, वो तो अपने जो हो गए वो कंपनी री इन्वेस्ट कर देती है, री इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। क्योंकि यार गूगल को पता है ना कि यार अगर हम लोग ये सारे जितने भी हम लोग ने कमाए हैं 100 CR, वो सारे के सारे अगर सभी डिस्ट्रीब्यूटेड जो अर्निंग है वो उस पर चेंज कर दे, तो फिर ऑब्वियसली यार वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो वो क्या करते हैं ना, कुछ अपने पार्ट, अपने अर्निंग्स का पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मैक्सिमम पार्ट वो री इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो यार ये री इन्वेस्टेड मनी हो गई। एक लेमैन की तरह मैं समझा रहा हूँ कि ये री इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर मनी हो गई, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग हो गई, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड डिविडेंड। ये टर्म है, ये याद रखना, डिविडेंड। ओके, तो यार हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, इसमें टोटल अर्निंग करेंगे, की बात करेंगे। टोटल अर्निंग क्या है, जैसे गूगल की क्या थी 100 CR, तो लेट से यार RIL जो है, रिलायंस जो है, वो एक क्वार्टर में 200 CR कमाता है, रुपीज़ 200 CR पर क्वार्टर। तो यार एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो लेट से 800 CR उसने कमा लिया। ग्रेट। तो यार 800 CR तो ये कमा लिया, लेकिन अब क्या करेंगे ना हम लोग, ये जो है सारी कंपनी तो हम नहीं खरीद रहे हैं, टोटल पूरी कंपनी तो नहीं खरीद रहे हैं इस अर्निंग्स में। हम लोग ने तो बस यार एक शेयर लिया, एक शेयर का देखना है, ठीक है। तो एक शेयर का प्राइस 800, तो ये जो 800 CR है जिसका अर्निंग जो है, तो हम लोग ये जो अर्निंग है ना यहाँ पे, वो अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर। मतलब एक जो शेयर है उस पर कितनी अर्निंग हो रही है, ये जो एक शेयर है कंपनी का उस पर कितनी अर्निंग हो रही है। तो ये 800 CR डिवाइडेड बाय, मान ले यार कि 100, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स वो जो है वो टोटल 10 CR है, तो टोटल 80 CR हो गई अर्निंग पर शेयर, ठीक है। राइट,
तो यहाँ लिख देते हैं 80 CR। तो यार ये ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली समझ लिए कि कैसे अर्निंग निकाला जाता है कोई भी एसेट का, ठीक है। और हम लोग ने ये सीखा कि एक कंपनी के शेयर्स का अर्निंग कैसे निकालते हैं, EPS कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट में अब क्या करते हैं यार, इससे हाईलाइट कर लेते हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिविडेंड हो गई। ओके ओके, तो यार फर्दर इसमें जो है ये जो क्या हो गई, डिवाइड करने के बाद तेरे को मिलेगी 10:1। तो यार इसका मतलब समझते हैं, उसका फील लेते हैं। तो यार ये क्या है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि तू 10 रुपये लगा रहा है और तेरी अर्निंग जो है वो 1 रुपये की हो रही है, ठीक है। तो तू 10 रुपीज़ लगा रहा है और उसमें 1 रुपये मिल रही है। तो 9 रुपीज़ का जो है तू प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम। ओके, तो ऐसे तो हम लोग ने निकाल लिया। तो यार यश और प्रोफीरा जो है ये निकालते हैं। फिर यश पूछता है तो सर ये बताइए कि 10:1 है तो इसकी पी रेशो कैसी है, मतलब ये सही है लेने के लिए या नहीं। तो यार प्रोफीरा बोलते हैं ना, प्रोफीरा बोलते हैं यार नहीं यार ऐसा नहीं है, हम लोग ये पी रेशो जो है ना इसको कंपैरेटिव वे में लेंगे, कंपैरेटिव वे में लेंगे। इसे क्या करेंगे ना हम लोग यार, इसे दूसरी कोई कंपनी से कंपेयर करेंगे, फिर उन दोनों कंपनीज का पी रेशियो कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि यार किस में ज़्यादा अर्निंग हो रही है। इसमें तो हम लोग को यार 9 रुपीज़ प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, लेकिन मान ले कि किसी कंपनी में 5 रुपये प्रीमियम पे करना हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली कम है यार, तो वो कंपनी ज़्यादा प्रेफरेबल होगा अकॉर्डिंग टू प्रोफीरा। उसके प्रोज और कॉन्स हम लोग समझेंगे। तो यार फर्दर क्या करते हैं ना, एक और कंपनी यश लेता है। मान ले कोई एग्रीकल्चरल कंपनी है, AG कंपनी, मान ऐसा कोई कंपनी है, मतलब फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड कंपनी। ये काफ़ी नई कंपनी है, अभी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, और लेट से इसकी प्राइस जो है, इसकी पर शेयर की प्राइस 80 रुपीज़ है। तो इसकी पर शेयर की प्राइस हो गई 80 रुपीज़। ओके देन, सही है यार। तो 80 रुपये तो ये हो गई, और अर्निंग पर शेयर निकालते हैं इसके, अर्निंग पर शेयर। तो यार लेट से इतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं, तो यार एक क्वार्टर में ये 20 CR कमाती है, इंटू 4 कर लेते हैं एनुअली निकालने के लिए, तो 80 CR हो गई। तो जो अर्निंग पर शेयर हो गई वो 80 CR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितनी लेनी, तो यार 1 CR ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यार नई कंपनी उतनी शेयर्स है नहीं इसकी। तो अर्निंग पर शेयर अपनी 80 CR की आ गई, डिवाइड कर देते हैं तो 1:1 आ गया। तो इसकी पी रेशो जो है AG कंपनी की यार 1:1 हो गई। तो यार अब क्या है ना, इसमें जो है हम लोग प्रीमियम पे ही नहीं कर रहे, ये काफ़ी डिस्काउंटेड वे में हम लोग को मिल रही है, हम लोग को काफ़ी डिस्काउंटेड मिल रही है। ओके, तो यार इससे हम लोग को ये पता चला ना कि यार ये काफ़ी सस्ती कंपनी है और ये काफ़ी महंगा लग रहा है, क्योंकि इसमें 9 रुपये की प्रीमियम पे करनी पड़ी है हमें। तो फिर अब क्या है ना, प्रॉफ फिराज बोलते हैं कि यार अब मैंने तेरे को ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब तू कंपेयर करके निकाल ले कि कौन सी कंपनी में तेरे को इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो यार आप बताओ कि आप AG कंपनी में लगाओगे जो कि काफ़ी नई कंपनी है, या फिर यार आप रिलायंस में बैठ करोगे, ठीक है। तो यश को भी यार ये सोचना था कि RIL चूज़ करूं या AG कंपनी यूज़ करूं। ओके, तो यश क्या करता है ना यार, वो ये सोचता है कि यार रिलायंस की तरफ मुझे जानी चाहिए, क्योंकि यार वो काफ़ी इस्टेब्लिश कंपनी है, पर यार AG क्योंकि डिस्काउंटेड में मिल रही है, तो यार क्यों ना इसे भी ट्राई मारा जाए। तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है यार। तो यार फिर ये जाता है मिस्टर राहुल के पास, मिस्टर राहुल। तो यार इवनिंग का टाइम मिस्टर राहुल के पास ये जाता है
और ये पूछता है कि सर आज मैंने ये चीज़ें सीखी, पी रेशियो कैसे निकालनी सीखी, और फिर ये बताइए आप कि आप किस में इन्वेस्ट करते हैं, RIL में या AG में। तो यार मिस्टर राहुल बोलते हैं कि यार देख, ये कंपैरिजन ही गलत है यार, ये जो कंपैरिजन तू कर रहा है ना यार, एक तरफ तूने पेट्रोकेमिकल जाइंट को ले लिया है और दूसरी तरफ तूने एक एग्रीकल्चरल कंपनी को ले लिया यार। तो वो बोलता है सर वो तो मेरे को भी समझ में आ रहा है और मेरे को ये भी लग रहा है कि रिलायंस की तरफ जानी चाहिए, पर सर AG जो कंपनी है ना, ये डिस्काउंटेड मिल रही है, इसकी पी रेशियो जो है 1:1 है यार, या फिर डायरेक्टली 1 ही लिख देते हैं। इसकी जो है लेट्स सॉरी, ये पी रेशियो जो है वो है 10:2। ओके, तो वो क्या करते हैं ना यार, एक मिनट इसको भी ऐसे लिख देता हूँ। ओके 1:1। ओके, तो यार वो समझाते हैं ना कि देख यार तुझे आधे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो वो पूछता है यश कि ऐसा क्यों, तो वो बोलता है ना कि देख यार, पहले के ज़माने में बात करते हैं यार, जब CDs रहती थी कॉम्पैक्ट डिस्क, तो यार एक टाइम था जिस समय CDs की काफ़ी चलन थी यार, लोग CDs में गेम्स लेते थे या मूवीज़ देखते थे। पर यार टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई और ये CD की जो इंडस्ट्री है वो डिसरप्ट हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई और ये डिसरप्ट हो गई। अब CD बिकना ही बंद हो गई। अब सीधे लोग यार पेन ड्राइव में या फ़ोन के मेमोरी में ये सब यूज़ करने लगे, मेमोरीज बढ़ने लगी। तो CD कंपनी एक मान लेते हैं, मोज़रवेयर ABC कंपनी मान लेते हैं, कोई भी ABC कंपनी मान लेते हैं। तो यार ABC कंपनी जो है वो जब CDs अपने पीक पे थी तब वो भी पी रेशो 1 पे था, ठीक है, उसका भी पी रेशो 1 था। लेकिन यार फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि यार ये कंपनी जो है ना ये डीलिस्ट हो गई यार। डीलिस्ट हम लोग समझेंगे क्या होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज से हट गई। तो नॉर्मल ये समझ ले कि यार ये कंपनी बंद हो गई। इसका मतलब ये इसका पी रेशियो को सिग्निफिकेंस ही नहीं बचता, इसका मतलब बैंक्रप्सी हो गई। तो तेरी सारी पैसा जो तूने इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि ये डिस्काउंट मिल रही है और काफ़ी चल भी रही है CDs वगैरह, तो ये सारे ख़त्म हो गई। तो यार वो बोलते हैं ना कि सेम चीज़ है ना AG कंपनी के साथ भी। AG कंपनी यार अभी नई नहीं है ये एग्रीकल्चरल फील्ड में, और ये जो है ना वो कल होके बढ़ भी सकती है पर घट भी तो सकती है। इसकी रिस्क जो है ना, रिस्क हाई है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यार कल होके कोई नया प्रोडक्ट आ जाए या कोई नया कंपनी आ जाए, वो इसके सारे प्रोडक्ट से सिग्निफिकेंस ही हटा दे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस प्रोडक्ट की। तो यार वो जो ये डिस्काउंटेड मिल रहा है ना वो तेरे को बैंकरप्ट कर देगा, तेरा सारा ही पैसा ख़त्म कर देगा। तो वो बोलते हैं ऐसी कंपनी को हम लोग को चूज़ करना ही नहीं है। और दूसरी तरफ है हम लोग के पास रिलायंस। तो यार रिलायंस जो है ना, इसका मार्केट कैप जो है ये बहुत हाई है। मार्केट कैप मतलब यार नेट इनकम जो है उसकी कितनी है। ऑब्वियसली यार आप जानते हो मुकेश अंबानी इंडिविजुअल इतने कमाते हैं, तो रिलायंस तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट कैप इंडिया की बेस्ट है, GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ये कंपनी। ओके, तो इसमें भी रिस्क है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी रिस्क क्या है। ओके, तो यार इसकी रिस्क है पर उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू AG कंपनी। तो ऑब्वियसली रिलायंस में इसीलिए लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं यार देख, मार्केट डंप तो है नहीं, मार्केट जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है। वो मार्केट जानती है कि यार अगर दोनों के फंडामेंटल सेम हो जाते हैं, RIL के भी AG के भी, मतलब यार दोनों का नेटवर्थ सेम हो जाता है, मतलब मार्केट कैप भी सेम, मैनेजमेंट भी सेम, हर चीज़ें सेम। तो यार ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, ये डिस्काउंटेड वाले में जाते हैं। ये 9 रुपये का प्रीमियम क्यों पे करते हैं यार, कोई भी नहीं करता, आप भी नहीं करते। तो यार रिलायंस तो कोई लेता ही नहीं, इसमें से सारे पैसे हटा के ये AG कंपनी में लगा देते हो, और ये वर्थ इट भी होता क्योंकि इसका रिस्क भी इतना ही होता एज़ कम्पेयर टू इसके। लेकिन यार ऐसा तो है नहीं। और वो बोलते मिस्टर राहुल समझाते हैं कि मार्केट तो यार ऑब्वियसली डंप है नहीं, वो ये समझती है कि यार रिलायंस का कोई भी कंपटीटर कंपनी भी होगा जिससे तू कंपेयर कर सकता है, जिसका सारे फंडामेंटल्स वगैरह सेम होंगे, तो उसके जो पी रेशियो भी होंगे ना वो भी सिमिलर होंगे।
ओके। तो यार ये सोचता है यश कि यार चलो ठीक है सर, इसमें मैं कंपेयर नहीं करता हूँ। तो तो बोलता है कि सर फर्दर कैसे कंपेयर करूँ फिर मैं। तो मिस्टर राहुल समझाते हैं कि यार एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा वाला, बैंक सेक्टर से ले लेते हैं। तो बैंक सेक्टर से लेते हैं तो उसमें बोलते हैं यार देख, एक तो तेरा ऐसा कंपैरिजन जो है वो बैंक सेक्टर में भी हो सकता है कि मान ले आईसीआईसीआई ले लेते हैं। यार ये तो जायंट कंपनी है, जायंट, ये अर्बन एरिया को फोकस करती है। और यार एक देना बैंक ले लेते हैं, छोटा सा बैंक है यार, ये रूरल एरिया में चलती है। तो एक आईसीआईसीआई बैंक हो गई अपनी और एक देना बैंक हो गई। तो ऑब्वियसली यार इन दोनों में कोई कंपैरिजन तो है नहीं, क्योंकि यार ये ऑब्वियसली इसकी पी रेशियो कम भी हो तो हम लोग ये नहीं लेंगे, क्योंकि यार ये कभी भी बंद हो सकती है। इसकी फ्यूचर ग्रोथ उतनी हाई नहीं है जितनी आईसीआईसीआई की है, इसकी जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन हम लोग नहीं करते। अब आईसीआईसीआई को यार एक और आइडेंटिकल कंपनी है एचडीएफसी, तो एचडीएफसी और आईसीआई को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यार दोनों बैंकिंग सेक्टर में सबसे टॉप पे हैं। ऑब्वियसली आप लोग में से कई लोग का आईसीआईसीआई एचडीएफसी के अकाउंट्स भी होंगे। तो यार अब कंपैरिजन करना वर्थ इट होगा। तो यार मिस्टर राहुल समझाते हैं कि यार ऐसा पॉसिबल बहुत कम है कि यार इन दोनों का जो पी रेशियो हो ना वो काफ़ी डिफरेंट हो। ऐसा बहुत ही कम होता है, ये ऐसा बहुत ही कम होता है इसका जो इसका जो पॉसिबिलिटी है डिफरेंट होने का वो काफ़ी कम होता है। क्योंकि अगर दोनों सिमिलर कंपनीज हैं, सारे चीज़ें सेम है, मैनेजमेंट भी काफ़ी पावरफुल है, मार्केट कैप भी सही है, तो यार ये दोनों का जो है ना जो पी रेशो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन लेट्स से यार इसमें भी क्या फ्लॉ हो सकती है ये समझते हैं। लेट्स से पी रेशियो ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ये हम लोग को मिल रही है, लेट्स से 800 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 80, लेट्स से 10:1। ओके। और यार दूसरी तरफ हम लोग की जो है ना, सॉरी आई सी, दूसरी है हम लोग की एच डी एफ सी। ओके। तो यार एच डी एफ सी जो है ना उस, ओके यार, तो फिर इसकी पी रेशियो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यार लेट्स से आईसीआईसीआई की पी रेशियो है, लेट्स से 800 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज सॉरी 10:1। एच डी एफ सी जो है इसकी जो पी रेशियो है यार दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 80, 1:1। तो यार इससे हम लोग को अभी तक जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उससे हम लोग ये तो जान सकते हैं कि ये तो समझ सकते हैं यार कि ये काफ़ी डिस्काउंटेड वे में मिल रहा है हम लोगों को, यार ये तो काफ़ी सस्ता है। और क्योंकि इन दोनों की फंडामेंटल्स और सारी मैनेजमेंट सभी चीज़ हम लोग ने सेम माना है, तो ऑब्वियसली यार हम लोग इसे चूज़ करेंगे, करना भी चाहिए। पर यार मिस्टर राहुल बोलते हैं यार इसमें एक फ्लॉ है। ये पूरा जो कंपैरिजन ही है ना दो कंपनीज के बीच में करना, ये पी रेशो, ये काफ़ी वेग वे है यार, ये डिसाइड करना कि ये इंडिविजुअल स्टॉक को कैसे पिक करें, ठीक है। तो वो सही तरीका कैसा है, तो इसमें फ्लॉ पहले बताते हैं, उसके बाद फिर वो सही तरीका समझाएंगे। तो इसमें फ्लॉ क्या है ना यार, ये मिसलीडिंग इसलिए हो सकता है कि लेट से जो ICICI का है 800 डिवाइडेड बाय 80, तो यार ये 80 जो है ना ये क्या हो सकता है 800 टोटल अर्निंग्स डिवाइड माइनस 720। तो यार 720 क्या हुआ, 720 हो गया ना यार कि वो एक्सपेंशन में खर्च कर दिया अपना पैसा। ये अर्निंग्स टोटल 800 हुई, लेकिन यार फिर वो जो ये जो है ना 720 वो अपने एक्सपेंशन में खर्च कर दिया, कोई इम्पोर्टेंट इनोवेशन में खर्च कर दिया, इनोवेशन में तो यार इनोवेशन में खर्च कर दिया, एक्सपेंशन में खर्च कर दिया, तो फर्दर 720 एक छोटा एक इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है। पर वो वर्थ इट होगा, क्योंकि यार फ्यूचर में क्या हो सकती है, ये 720 हट सकते, जो अर्निंग्स है वो वापस से आ सकती है। तो ये 800 डिवाइडेड बाय 800 हो जाएगी, 720 प्लस 80, क्योंकि यार ये तो अभी गायब है अभी के लिए, लेकिन ये मोमेंटरीली गायब है, ये तो बाद में आ ही जाएगी जब एक्सपेंशन होगा। तो 800 तो आएगी,
तो 1:1 तो हो जाएगी, फिर डिस्काउंटेड तो मिलेगी ही यार। लेकिन हो सकता है एक्सपेंशन और इनोवेशन के चलते ये जो 720 है ये और बढ़ जाए यार, ये और बढ़ जाए, और ये क्या हो जाएगी ना, डिस्काउंटेड जगह पे हम लोग को काफ़ी प्रॉफिटेबल है वो, ठीक है। तो ये फ्लॉ हो सकता है। और इनडायरेक्टली इसमें देखा जाए अगर HDFC में, तो यार इसमें मिसलीडिंग क्या हो सकती है ना, ये 80 जो है ये 72 + 8 है। ओके, तो यार 72 + 8 का क्या हो गया ना कि यार इसमें जो है वो 8 जो है वो वन टाइम कोई या 72 ले लेते हैं, 8 तो यार इसकी अर्निंग है, और 72 जो है ना वो इसकी वन टाइम अर्निंग हो गई। कोई यार मान ले कि कोई इसने कोई नया इनोवेशन लाया था या कोई ऐसे प्रोडक्ट ले आया था जो कि यार एक टाइम पे ही इसको इतना प्रॉफिट दिया, पर फ्यूचर में मतलब उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि यार कि वो देगा ही देगा, मतलब वन टाइम के लिए इसने इतना दे दिया। तो हो सकता है फ्यूचर में ये जो है ना ये हट जाए। तो हटने के बाद ये सिनेरियो क्या रहेगा, 80/8। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस 80 को हम लोग 800 कर देते हैं। तो 800 करने में ये समझ में आएगा कि 800 = 720 + 8 80, ठीक है। तो 720 हम लोग मान सकते हैं अच्छे से कंपैरिजन करने के लिए। तो ये जो 720 है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अर्निंग मान सकते हैं, ठीक है। तो जब ये 80 रुपीज़ हटेगा, ठीक है, तो ये जो 80 रुपीज़ तो रहना ही है, ये 720 रुपीज़ जो हटेगा, तो उसके बाद यार 800 जो है डिवाइडेड बाई 80 10:1 में आ जाएगा। तो देखा कैसे इंटरचेंज हो गया। तो हो सकता है यार विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स अगर आपने ICICI में नहीं इन्वेस्ट करके HDFC में किया, ये सोच के कि यार मेरे इसको डिस्काउंटेड में मिल रही है, लेकिन फर्दर क्या हुआ, इसकी P रेशो कन्वर्ट हो गई, इस पर डिस्काउंट मिलने लगी, और ये जो है ना ये नीचे हो गई। इसमें 9 रुपये का फालतू का प्रीमियम आपने पे कर दिया, 9 रुपीज़ का प्रीमियम, जैसे हम लोग ने रिलायंस में देखा था। तो यार ये ऐसी मिसलीडिंग हो सकती है। तो यार मिस्टर राहुल ये समझाते हैं ना कि ये होल कॉन्सेप्ट जो है P रेशियो को यूज़ करना कंपेयर करने के लिए, दो कोई भी कंपनीज हो चाहे वो सेम भी हो या नहीं, इसमें तो हम लोग सोच भी नहीं सकते करने का। अगर ये कोई छोटा कंपनी हो या दूसरे सेक्टर का कोई कंपनी हो, इन दोनों को कंपेयर करना, और सेम सेक्टर के भी होंगे ना, तब भी ये हम लोग ने देख लिया कि यार ये क्या फ्लॉ हो सकती है इन दोनों को कंपेयर करने में। तो यार यश जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो गया, वो बोला कि यार अभी तक हम लोग ने जितना सीखा, पर उससे हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि यार P रेशियो यूज़ कैसे करें, हर चीज़ में तो फ्लॉ निकल जा रही है। तो मिस्टर राहुल बोलते हैं कि यार अब सीखते हैं एक्चुअल में कैसे इसको कंपेयर किया जाता है, अगर कंपेयर ही करना है तो। वो बोलता है कि मान ले यार तेरे को P रेशियो यूज़ करना है, तो एक्चुअल वे ऑफ हाउ टू यूज़ P रेशियो, हाउ टू यूज़ PE रेशियो, ठीक है। तो अब देखते हैं यार कि वो बताते हैं कि यार बैंक में अगर तू FD कर दे, ठीक है, तो यार इजी करने के लिए हम लोग इसका P रेशियो पहले निकालते हैं। इजी करने के लिए हम लोग ऐसे तो 7% होती है, पर लेट्स से 10% दे दिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो मान लिया 100 रुपीज़ है, कोई इन्वेस्ट करता तो बैंक में डालता है और उसमें अर्न कितना कर रहा है 10 रुपीज़, तो यार 10:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। और ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है क्योंकि बैंक में यार FD है, ऑब्वियसली आपको मिलना ही मिलना है इतना। और उसके बाद दूसरे जो है ना, दूसरा RIL ही ले लेते हैं यार, अपना रिलायंस ले लेते हैं। तो रिलायंस में अगर तो डालेगा तो P रेशियो हम लोग ने देखा था 800/80, तो इसका मतलब इसमें भी 10:1 है, पर ये तो रिस्की है। तो यार इसमें क्या है ना, मिस्टर राहुल पूछते हैं यश से कि तू क्या प्रेफर करेगा, ये रिस्क फ्री चीज़ या फिर ये रिस्की चीज़। तो यार यश बोलता है यार ऑब्वियसली मेरे को लग तो रहा है कि यार ये रिस्की में करना है, पर कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि यार रिस्क फ्री चीज़ों में भी वही चीज़ें मिल रही हैं, इसमें भी हम लोग को प्रीमियम 9 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, इसमें भी हम लोग को 9 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो वो मिस्टर राहुल जो हैं वो बताते हैं यार कि रिलायंस क्यों बेटर है इन दोनों के कंपैरिजन में। वो बताते हैं कि यार कोई भी एंटरप्रेन्योर है जैसे मुकेश अंबानी हो, तो यार वो अपना शेयर्स जो हैं उसका P रेशियो निकाले, तो यार उनका भी ये रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम करना छोड़ दे और वो अपना सारा पैसा जो है वो अपना शेयर सारा बेच के उसका जितना भी पैसा है वो अपने बैंक में डाल दे, क्योंकि उसमें भी तो उनकी इतना ही मिल रही है, इतनी ही मिल रही है, 10% ही मिल रही है।
तो यार ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कंपनी पे भरोसा होता है कि यार वो फर्दर जो है ना इसको नीचे करके, जैसे 8:1 से 5:1 और फिर फर्दर प्रॉफिटेबल कर सकता है, और ये विश्वास होता है। अब ये विश्वास का जो लेवल है ना वो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। ऑब्वियसली RIL बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर में ग्रोथ जो है वो काफ़ी हाई है। रिस्क तो है, लेकिन यार उससे कई ज़्यादा है प्रॉफिटेबल होने का इसका चांसेस। ओके, तो यार कोई भी रिलायंस को इसलिए चुनना चाहिए कि यार बैंक में ऑब्वियसली रिस्क फ्री तो है, लेकिन रिलायंस में फ्यूचर ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल होने का टेंडेंसी रखता है, वो कैपेसिटी रखता है कि वो फ्यूचर में इसे कम लाएगा अपने प्रीमियम को, जो अभी लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट वो फ्यूचर में पा सकता है। इसके चलते ये इन दोनों कंपैरिजन में ऑब्वियसली हमेशा RIL यूज़ होगा, RIL में इन्वेस्टमेंट सही होगा। लेकिन यार ये तो हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि यार ऐसा तो नहीं है कि कल हो कि कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दे या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यार ये तो हम लोग ने समझ लिया कि कैसे पी रेशियो को यूज़ करना है। लेकिन यार अब फर्दर इसको इलेबोरेट करते हैं और एक्सट्रीम कंडीशंस में जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में जाते हैं जहाँ पे ये भी चीज़ें ऑब्वियसली यार ये सही है, ये तो बैंक से कंपेयर करना और फिर एक कंपनी लेना जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, जिसका काफ़ी रिकग्नाइजेबल कंपनी है, और वो कैसे रिकग्नाइजेबल है वो फंडामेंटल एनालिसिस करके ही पता चलता है, नॉट थ्रू पी रेशियो। तो यार वो क्या होगा कि RIL जो है, RIL का फंडामेंटल एनालिसिस होगा और उसके बाद फिर उसकी कंपनीज़ के सारे एक्सपेंसेस को देखा जाएगा, उसके एसेट्स लायबिलिटीज़ को देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यार फ्यूचर में इसका ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं। वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यार अभी के लिए एक्सट्रीम कंडीशन भी मान लेते हैं कि यार मान लेते हैं कि कल होके पेट्रोल जो है, जो RIL प्रोवाइड कर रहा है वो यार वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो कोई इनोवेशन आ जाए कि यार पेट्रोल का की जगह पे वाटर यूज़ होने लगे, लेट से, तो यार एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। इससे एक सेक्टर जो है पेट्रोल वाला सेक्टर वो तो नीचे चल जाएगा, लेकिन यार ओवरऑल जो है अपनी GDP तो नहीं रुकेगी, GDP तो और अच्छी जाएगी, GDP तो है अपनी कंट्री की और ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली यार हम लोग के पेट्रोल के प्राइसेस वाटर के कंपैरिजन में तो काफ़ी हाई है, तो क्या और एबेंडेंट भी हैं, काफ़ी कम है पेट्रोल एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर तो क्या होगा ना कि वाटर ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे, करते 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 पैसा इसमें नहीं दे के इस पे दे के और ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे वाटर को एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, तो ये इंडस्ट्री तो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग के पास प्रेजेंट है, तो हम लोग की GDP जो है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि लोग कंज्यूम ज़्यादा करने लगेंगे, लोग ज़्यादा गाड़ी चलाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं हो रहा जबकि वाटर का खर्चा हो रहा है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग ने देख ली जिसमें RIL भी फेल कर जाता है। तो उसमें जो ये रिस्क का जो फैक्टर हम लोग ने देखा था यहाँ पे, तो RIL का जो यार रिस्क का फैक्टर जो है यहाँ पे जो हम लोग ने डिस्कस किया वो ट्रू माना जाएगा कि यार इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है। तो यार ऐसे में तो पी रेशियो कुछ समझा ही नहीं पा रहा कि यार ना इस बैंक से कंपेयर करने में होगा। ऑब्वियसली हम लोग ने एक्सट्रीम कंडीशंस को अगर देखा के ऊपर देखा तो ऑब्वियसली यार पी रेशियो इसमें मिसलीडिंग हो सकती है, पर इसकी चांसेस बहुत ही कम है। तो वी कैन रिलाई ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि यार हम लोग को कंपेयर करना ही है तो बैंक के FD के थ्रू कंपेयर करके कोई शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करके चूज़ करे और फिर पी रेशियो का यूज़ करते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और पी रेशियो का मेन मोटो ये है, मेन यूज़ ये है कि वो यार प्राइस बताता है कि अभी वो डिस्काउंटेड है या नहीं है और कितना प्रीमियम दे रहा है। अगर इस कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा भी है, लेट्स से फंडामेंटल्स बहुत हाई हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर इस कंपनी का पीई रेशियो काफ़ी हाई चल रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि हम लोग प्रीमियम काफ़ी हाई है। लेकिन क्योंकि यह फंडामेंटली स्ट्रांग है और कल होके मान लेते हैं कि प्रीवियस सिनेरियो देखे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है इसके शेयर प्राइसेस का, लेकिन फिर कोविड आ गया
कोविड आ गया तो फिर ये ऐसे से डाउन चल गया, लेकिन हम लोग का फंडामेंटली क्लियर है ये कंपनी कि फ्यूचर में अच्छा करेगी ही करेगी। तो जैसे ही कोविड का वर्स्ट सिनेरियो पास करता है तो फिर ये शेयर्स आगे जाने लगेगी। तो यार वर्थ इट तो है ये बाय करना यहाँ पे या फिर ये डिप में। ऑब्वियसली यार यहाँ पे अगर कोई भी करेगा तो उसकी प्रॉफिट कम हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये थोड़ी प्रॉफिट तो होगी ही, लेकिन यार ये वर्थ इट नहीं है क्योंकि इसकी पी रेशियो उस टाइम पे काफ़ी हाई थी। इस टाइम पे इसकी जो पी रेशियो थी वो हाई थी, पर ये जो डिप आया इसके चलते इसकी पी रेशियो जो है वो कम थी। तो इसके थ्रू हम लोग ये समझे कि यार इसमें पी रेशियो का यूज़ अच्छी है। इसमें पी रेशियो का यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं यार कि इस टाइम पे लेना सही है कि नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग ये पता कर लिए कि यार कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, कि इसमें कल की कंपनी डूबने का चांसेस तो नहीं है, बैंक्रप्सी का चांसेस तो नहीं है। लेकिन यार ये करने के बाद ये देखना कि कितने प्राइस में ख़रीदा जाए वो पी रेशियो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अपने पी रेशियो का यूज़ देख लिया, अर्निंग समझ लिया और एक्सट्रीम कंडीशन भी देख लिया। तो यार वॉरेन बफेट फॉलोअर होते हुए मिस्टर राहुल उसे ये बताते हैं कि वॉरेन बफेट का जो रूल है ना, कि यार फर्स्ट रूल है टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। तो यार एक्सट्रीम कंडीशंस अगर माने तो इसमें भी प्रोटेक्ट तो नहीं हो रही है, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व हो रही है कि बैंक्रप्सी फाइल कर सकती है रिलायंस, जिसकी चांसेस कम है पर हो सकती है। तो उनके हिसाब से जो है हम लोग इस कंपनी में भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें रिस्क ना के बराबर हो, रिस्क ना के बराबर हो, ठीक है। रिस्क बहुत ही कम हो, बिल्कुल ही कम हो। तो फर्दर लेक्चर्स में लोग समझेंगे कि यार वो जो हम लोग ने बात किया था कि 1 लाख रुपीज़ कैसे इन्वेस्ट करें कि वो 10 लाख रुपीज़ हो जाए, फिर फर्दर वो 1 ईयर होके सब्सिक्वेंटली ईयर्स इंक्रीजिंग में कैसे बढ़ेगा, ये हम लोग सीखेंगे आगे कैसे करते हैं विद द यूज़ ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग और फर्दर ये कॉन्सेप्ट्स। और सेकेंड रूल है इनका कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। तो ये याद रखना। और पी रेशो का ऑब्वियसली ज़रूरत इस टाइम पे आती है जब प्राइस कितने में ख़रीदे ये यूज़ करने के लिए। तो फर्दर लेक्चर्स में लोग बात करेंगे कि कैसे इस रूल को दिमाग में रखते हुए हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें कि वो रिस्क बिल्कुल ही ना हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग फिर फर्दर इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।